आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार, आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। झारखंड में पहले फेज के लिए वोटिंग जारी है। अब महज 1 घंटे का वक्त और बचा है। आखिरी घंटे में लोग लाइन में लगकर वोटिंग कर रहे हैं। अब तक अगर बात करें तो शाम 4 बजे तक 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। कई बूथ ऐसे हैं जहां अब भी लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। उसके बाद जो लोग लाइन में लगे हैं वो लोग वोट डाल सकते हैं। ऐसे में कुल वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। झारखंड के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रांची, खूंटी, हटिया, हजारीबाग, कोडरमा, जमशेदपुर, इसके अलावा सरायकेला, सिमडेगा, लातेहार, पलामू, इन सब जगहों पर भारी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकल कर आए हैं। लोग अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड के फर्स्ट फेज में 81 में से 43 सीटों पर वोटिंग चल रही है, जिसमें से 17 सीटें जनरल, 20 सीट अनुसूचित जनजाति और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से 73 महिला उम्मीदवार हैं। अब झारखंड में 20 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक झारखंड में दोपहर 3 बजे तक चतरा में 49%, सिमडेगा में 54%, पूर्वी सिंहभूम में 48%, गढ़वा में 50%, गुमला में 56%, हजारीबाग में 49%, वहीं खूंटी में 55% मतदान हो चुका है। इसके अलावा बात कोडरमा की करें तो यहां पर 51% मतदान अब तक हो चुका है। लातेहार में 54% वोटिंग हो चुकी है। लोदगा में 55%, पलामू में 47% और साथ ही साथ रामगढ़ में 50% लोग अब तक अपना मतदान कर चुके हैं। बात रांची की करें तो 44% मतदान अब तक यहां पर हो चुका है। सरायकेला खरसावां में 54%, वहीं वेस्ट सिंहभूम में 50% लोग अब तक वोट कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस समय झारखंड के गोड्डा में रैली कर रहे हैं। इस रैली में उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो न्योता देने आए। 23 नवंबर को एनडीए की सरकार बनेगी। इसके बाद शपथ ग्रहण होगा। इसके लिए वो वहां के लोगों को निमंत्रण देने के लिए आए। नतीजा क्या आएगा पता चल जाएगा। साथियों, आपको लगता होगा कि आज मोदी जी क्यों आए हैं, लेकिन मैं आज आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं, न्योता देने के लिए आया हूं। 23 तारीख को चुनाव के नतीजे के बाद कुछ ही दिनों में बीजेपी एनडीए की सरकार का शपथ समारोह होगा। मैं आप सबको न्योता देने आया हूं उस शपथ समारोह के लिए। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले देवघर में थे। उन्होंने देवघर में भी झारखंड की जेएमएम और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। अभी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। वहां हेलीपैड के पास भी उतनी ही तादाद में लोग हैं। ये अद्भुत दृश्य है। जो लोग राजनीति का गणित लगा के बैठे रहते हैं, एयर कंडीशन कमरों में जोड़ तोड़ करते हैं, ये इधर गया तो ऐसा होगा, उधर गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा, इतना गया तो ऐसा होगा। अरे देख लो, चुनाव का नतीजा यहां दिखाई दे रहा है। ये झारखंड में बीजेपी एनडीए सरकार की गारंटी मैं देख रहा हूं। यहां पर गारंटी देख रहा हूं। तो मतदान लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री ने भी बड़ा दावा कर दिया। शपथ ग्रहण के लिए बकायदा वहां के लोगों को न्योता तक दे दिया। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रांची से नीतीश चंद्रा हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, वहीं जमशेदपुर से विजय लक्ष्मी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नीतीश, प्रधानमंत्री ने जो दावा किया और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने न्योता दे दिया वहां की जनता को, कितना आसान लग रहा है बीजेपी का वहां पर जीतना? क्या लग रहा है, कौन इस बार बाजी मारने वाला है? देखिए, आज दिन भर रांची के अलग अलग मतदान केंद्रों पर मैं गया था, लोगों से बातचीत हुई। अधिकांश वोटरों से बातचीत में जो एक बात समझ में आई कि
बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा इस बार रखा है काफी जोर शोर से, उसका असर दिखाई दे रहा है और ये बात रांची तक पहुंची है। सीमावर्ती इलाके संथाल परगना के हैं, वहां तो बात आई है, लेकिन रांची तक भी ये बात अधिकांश लोगों की जुबान में सुनाई दी और ये भी लोगों को समझ में आया कि इससे जो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ने वाली है रोजी रोटी को लेकर, ये बात काफ़ी चर्चा में रही। तो बीजेपी का जो ये मुद्दा है ये लोगों तक पहुंचा है। दूसरी बात की जो शहरी इलाका है, चूंकि शहरी इलाके में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है और जाहिर है यहाँ रांची में बीजेपी का गढ़ भी रहा है, तो इस नाते यहाँ पर बीजेपी की स्थिति अच्छी नजर आई। और इसके अलावा राजनीतिक लिहाज से यदि आप देखें तो इस बार चूंकि आजसू के साथ बीजेपी का गठबंधन हुआ है, पिछली बार करीब आधा दर्जन सीटों का नुकसान हो गया था बीजेपी को। आजसू की जो पकड़ है कुर्मी वोटरों पे मानी जाती है, जिनकी अच्छी खासी संख्या है झारखंड में, तो आजसू के साथ गठबंधन होना ये बीजेपी के पक्ष में है। दूसरी बात की कोल्हान के इलाके में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था, वहां चंपाई सोरेन जैसा एक साथी उनको मिला है, वहां भी कुछ सीटें आने की उम्मीद है। तो ये भी पिछली बार के मुकाबले में देखें कि बीजेपी की संख्या और बढ़ती नजर आती है। इसके अलावा जेएमएम ने 30 सीटें दी हैं कांग्रेस को यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। जेएमएम के भी सूत्रों को ये लगता है कि पार्टी के नेताओं ऑफ द रिकॉर्ड ये बताते हैं कि कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, स्ट्राइक रेट है, वो जेएमएम के मुकाबले उतना नहीं होगा। तो यदि कांग्रेस उस तरह से प्रदर्शन नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में भी बीजेपी के लिए इस बार आगे बढ़ना संभव हो सकता है। तो ऐसे कई फैक्टर हैं जिसके आधार पर ऐसा लग रहा है कि संभव है कि बीजेपी की स्थिति अच्छी हो। हालांकि मुकाबला कांटे का है और जेएमएम को भी लगता है कि आदिवासी अस्मिता का सवाल हो या बहुत सारी जो ऐसी स्कीम्स उन्होंने मैया सम्मान योजना की जैसे बात करें, इन सारी स्कीम्स के जरिए जो है उनको एक बार फिर से मौका मिलेगा। जी बिल्कुल नीतीश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तमाम वो मुद्दे, खासतौर पर घुसपैठ का मुद्दा, लेकिन विजयलक्ष्मी क्योंकि आप उन इलाकों में गई भी थी जहां पर इस तरीके से घुसपैठ हो रखी है, उन सीमावर्ती इलाकों में, तो क्या ये मुद्दा हावी पड़ रहा है चुनाव पर? इसके अलावा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बार बार बीजेपी उठा रही है, क्या ये जेएमएम और कांग्रेस पर भारी पड़ने वाला है? और इसके साथ साथ चंपई सोरेन और सीता सोरेन का मुद्दा कि उनका अपमान किया गया, ये अपमान झारखंड का अपमान है, ये बार बार कहा जा रहा था रैलियों में। देखिए गोनिका, संथाल के तमाम इलाकों में हम गए और संथाल की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनका बॉर्डर पश्चिम बंगाल से लगता है और आरोप ये लगाया जाता है कि बांग्लादेश से जो घुसपैठी आते हैं वो पश्चिम बंगाल से होते हुए झारखंड की ज़मीन पर पहुंचते हैं और बीजेपी ये मुद्दा ज़ोर शोर से पूरे इलेक्शन में उठा रही है और कहीं ना कहीं ये मुद्दा ग्रास रूट लेवल पर वोटर्स के साथ भी रेजोनेट करते हुए नज़र आया। हम सरायकेला में गए, वहाँ जब हमने वोटर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा मुद्दा है, जो हमारे हक हैं, जो हमारे अधिकार हैं, वो किसी और देश के नागरिकों को नहीं मिलने चाहिए। ये मुद्दा जमशेदपुर ईस्ट से लेकर के जमशेदपुर वेस्ट, यहाँ पर वोटर्स के बीच में जो है रेजोनेट करता हुआ ये मुद्दा जरूर नजर आया। लेकिन इसके अलावा जिस तरह से कोल्हान का रीजन है, जहां पर चंपई सोरेन, क्योंकि पिछली बार 14 सीटें इस रीजन से आती हैं, पिछली बार स्वीप किया था जेएमएम ने ये पूरा इलाका और चंपई सोरेन इस इलाके के बड़े नेता माने जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि वो बीजेपी में आ गए हैं तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है, बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस इलाके में बीजेपी जो है कुछ सीटें जरूर लाएगी। तो यानी जो 14 की टैली थी पिछली बार, वो जेएमएम की इस इलाके से कम होगी। लेकिन वहीं जेएमएम और इंडिया अलायंस जो है वो मानता है कि मैया सम्मान योजना और आदिवासी अस्मिता का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं वोटर्स के साथ रेजोनेट हो रहा है। खासतौर से मैया सम्मान योजना पर पूरा अलायंस जो है वो बैक कर रहा है कि ये योजना जो है ये कहीं ना कहीं उनको लाभ देगी ग्राउंड पर एक बात जरूर है कि जितना जेएमएम मेहनत करती हुई ग्राउंड पर नजर आ रही है और कई बार लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के लिए भी जितनी कैंपेनिंग हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन करते नजर आ रहे हैं या जितना एफर्ट्स डालते नजर आ रहे हैं, उतना कांग्रेस की तरफ से भी उतना एफर्ट नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जेएमएम का प्रदर्शन जो है वो उनकी सरकार बने या ना बने, ये इस बात पर बहुत निर्भर करेगा कि कांग्रेस का प्रदर्शन राज्य में कैसा रहता है। और वो क्योंकि स्ट्राइक रेट की बात जब हम बात करते हैं तो लोग ऐसा मानते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट जो है वो जेएमएम से खराब हो सकता है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह का जो है रिजल्ट्स यहाँ पर जनता देती है। लेकिन एक नेक टू नेक फाइट बहुत सारी सीट्स पर जो है वो देखने को मिल रही है। पिछली बार आजसू जो है वो बीजेपी के साथ नहीं था। इंडिया अलायंस की भी अगर हम बात करें तो जो फॉर्म में आज दिख रही है उस तरह से नहीं था। तो दोनों तरफ डायनेमिक्स काफी चेंज भी हुए हैं 2019 से 2024 के विधानसभा चुनावों की बात करें और नेक टू नेक फाइट है। लेकिन बीजेपी कई चीजों में उनको लगता है कि इस बार वो बेटर ग्राउंड पर है पिछले बार के चुनावों से।
नीतीश, क्या आपको भी ये फील हो रहा है ग्राउंड पर कि बीजेपी बेटर पोजीशन में है? क्योंकि जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी को हार मिली थी और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बीजेपी की पकड़ भी नहीं है, क्या उन इलाकों में अब लगता है कि बीजेपी ने कुछ मजबूती बनाई है? और जिस तरीके से विजय लक्ष्मी भी कह रही है कि कांग्रेस का ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा इलेक्शंस पे, हालांकि रैलियां तो मल्लिकार्जुन खड़गे को देखा हमने, राहुल गांधी की भी रैली हुई, लेकिन क्या उस लेवल की रैलीज नहीं हो पाई जिस लेवल की एक चुनाव में जो ताकत झोंकी है, जो खासतौर पर बीजेपी ने झोंकी है? क्योंकि कई बार हमने देखा योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी, तमाम बड़े चेहरे दिखे झारखंड के चुनाव में। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो आदिवासी वोटरों को साथ लाने की जो कोशिश है, चूंकि ये एक हकीकत थी झारखंड की राजनीति की कि जेएमएम की अच्छी खासी पकड़ मानी जा रही थी। दूसरी बात कि जब उनको जेल भेजा गया, फिर जिस तरह से जमानत मिली, कोर्ट की जो टिप्पणी हुई, इन सब बातों के बाद ऐसा लगा कि जेएमएम की स्थिति जो है और बेहतर हुई है। फिर इसी दौरान कल्पना सोरेन जैसी एक नेता का उदय हो गया, जो घर में थी, बाहर आई, जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, जेएमएम के लिए एक अच्छी स्थिति नजर आई। और वैसी स्थिति में जब चंपई सोरेन ने साथ छोड़ा तो बीजेपी के लिए यहां पर एक नई उम्मीद दिखाई दी। और जैसा कि मैंने बताया कि कोल्हान में बीजेपी का प्रदर्शन बिल्कुल शून्य था, वहां चंपई सोरेन जैसा नेता उन्हें मिल गया। इसके अलावा हेमंत सोरेन के परिवार में सेंधमारी कर दी बीजेपी ने, सीता सोरेन उन साथ आ गई। संथाल परगना के इलाके में जो शिबू सोरेन का एक वर्चस्व रहा है, तो वहां सीता सोरेन का साथ आना यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए जो परिस्थितियां थी पहले के मुकाबले इस बार बेहतर हुई। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने निश्चित रूप से वो दमखम नहीं दिखाया है जिस तरह से एनडीए ने कोशिशें की है, जिस तरह से जेएमएम ने कोशिश की है। और ये बात जो है झारखंड के राजनीतिक हल्के में चर्चा का विषय भी रही है। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि यदि कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर नहीं हुआ तो ऐसी स्थिति में जेएमएम अच्छा प्रदर्शन करते हुए भी सत्ता के करीब नहीं पहुंच सकती है। ठीक वैसे ही जैसे बिहार में आरजेडी को यह लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ था और इस वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए पिछली बार, तो कहीं ऐसा झारखंड में ना हो जाए, कांग्रेस की वजह से कहीं चूक ना हो जाए। हालांकि नतीजे 23 तारीख को आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन मोटे तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि इस बार जो मुकाबला है बड़ा दिलचस्प है और कांटे का मुकाबला है। बिल्कुल नीतीश, और तमाम ये जो फैक्टर्स हैं जिसकी जानकारी आपने और विजय लक्ष्मी ने दी, इन तमाम फैक्टर्स ने इस चुनाव को और इंटरेस्टिंग बना दिया है। देखना होगा कि 23 नवंबर को क्या नतीजे आते हैं। आप बने रहिए दोनों हमारे साथ। वहीं झारखंड के पहले फेज में कई दिग्गज मैदान में हैं। पूर्व सीएम चंपई सोरेन, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन और इसके अलावा पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, वहीं मधु कौड़ा की पत्नी गीता कौड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री रामेश्वर उरांव मैदान में हैं और इसके अलावा रांची से विधायक सीपी सिंह। ये तमाम वो दिग्गज नेता हैं जो चुनाव के मैदान में उतरे हैं। और इसके अलावा कई दिग्गजों ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें चंपई सोरेन, जयंत सिन्हा, हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा और इसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी, वहीं बन्ना गुप्ता, ये वो तमाम दिग्गज लोग हैं जिन्होंने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। झारखंड में पहले फेज की वोटिंग अभी जारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का यह दावा है कि कोल्हान में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सीएम को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम का फैसला मीटिंग में होगा। हमारे साथ चंपई सोरेन जी हैं। झारखंड में पहले फेज की वोटिंग जो है वो हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं झारखंड के, और कोल्हान रीजन 2019 के चुनाव में सोरेन साहब, कोल्हान रीजन पूरा जेएमएम को गया था। बड़ा एक उस जीत में एक बड़ी हिस्सेदारी, बड़ी भागीदारी इस कोल्हान रीजन की थी। पूरा रीजन स्वीप किया था। इस बार क्या बदलाव होगा? अच्छा, पूरा भाजपा के पक्ष में है इस बार। 14 की 14 सीटें भाजपा के पक्ष में है। हाँ। क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है जो बीजेपी के लिए होता है? क्या बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा आप लोगों के लिए काम करेगा? निश्चित बांग्लादेश से घुसपैठ, बहाली को रोक दिया गया है, बेरोजगार रोजगार की बात नहीं की है ना। आदिवासी अस्मिता की बात लगातार हेमंत सोरेन कर रहे हैं। मैया सम्मान योजना है। आपको लगता है इन तमाम चीजों का इम्पैक्ट ग्राउंड पे पड़ेगा और फायदा हो सकता है? जी देखिए, सांताल धरती, सिद्धू का धरती, बांग्लादेशी घुसपैठ, वहाँ का आदिवासी के व्यवस्था को चरमरा दिया और वहाँ आदिवासी के जमीन पर वो लोग जबरन कब्जा कर दिया है। एक एक तो गाँव मिटते गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। जो ब्रिटिश सरकार ने 1855 में हमारा भी पूर्वजों ने लड़ाई किया था, सिद्धू कनु, चांद भैरव, फूना जानो,
और उस संताल परगना को नामकरण करके गया है। संताल परगना कायस्करी अधिनियम है ना, उसी धरती में बांग्लादेशी घुसपैठ इतना तेजी से बढ़ गया है, वहाँ का आदिवासी का संख्या घट गया। उससे बड़ा और क्या दुर्भाग्य हो सकता है। चले मैया सम्मान योजना ये सो आधा अधूरा है। आप बुढ़ा माँ बाप को रुला के मैया सोना योजना, अरे रनिंग आप जो योजना उसको बंद कर दिया। अब बुढ़ा माँ बाप का आपने आंसू गिरा दिया। ये किस तरह का शासन है, किस तरह से व्यवस्था है। चले थैंक यू। एनडीए की सरकार आई तो क्या चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं? ये तो दल की बात है, सबसे बड़ा दल में हम है। वो दल किसको क्या दायित्व देंगे, और आप चाहते हैं, आपको लगता है आप सबसे सूटेबल कैंडिडेट होंगे? दल के ऊपर में हम भरोसा है। तो चंपई सोरेन को आपने सुना, एनडीए की जीत का दावा उन्होंने किया और इसके साथ साथ ये भी कहा कि कोल्हान की 14 में से 14 सीटें इस बार बीजेपी जीतने वाली है। विजय लक्ष्मी, हमने वो बातचीत सुनी जो चंपई सोरेन कह रहे थे, मैया सम्मान योजना की आप उनसे बात पूछ रही थी। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को, क्योंकि हर पार्टी महिलाओं को साधना चाहती है, हम तमाम अगर राज्यों में जहां जहां भी चुनाव हुए हैं या होने वाले हैं, महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर भी इस तरीके की महिलाओं के लिए योजनाएं तमाम पार्टियां लेकर आती हैं, लेकिन ये क्या गेम चेंजर साबित हो सकता है या फिर अब महिलाएं भी समझ चुकी है कि सिर्फ पैसे मिलने से कुछ नहीं होता, काम भी होना चाहिए? गोनिका, मुझे लगता है कि ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि काफ़ी महिलाओं से हमने बात की। एक अगर आप दूर दराज के इलाकों में जाएं, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस महिलाओं के अंदर आता है जब उनके खाते में पैसा आता है। अब आप मध्य प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की लाडली योजना, फिर छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों की भी बात करें तो वहाँ पर भी महिलाओं को लेकर के एक योजना थी जिसने बड़ा काम किया और जिसने बीजेपी को बड़ा मदद भी दिलाई वहाँ पर उनकी सरकार बनाने में। जहाँ तक बात है झारखंड की, तो यहाँ पर भी जब महिलाओं से हम बात करते हैं, खासतौर से संथाल परगना में हमने कई ऐसी महिलाओं से बात की जहाँ पर महिला और पुरुष का एक घर में मतभेद है। महिलाएं चाहती हैं कि वो उनके मैया सम्मान का पैसा उनके अकाउंट में आ रहा है तो वो जेएमएम को वोट दें, पुरुष कुछ और चाहते हैं। तो ये स्कीम का इम्पैक्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन ये स्कीम के इम्पैक्ट से ही क्या सरकार बन जाएगी या जेएमएम और इंडिया अलायंस का गठबंधन जो है वो कामयाब होगा मेजॉरिटी मार्क ला पाने में, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी भी कुछ वायदे कर रही है। बीजेपी भी गोगो दीदी योजना से लेकर के तमाम चीज़ों का जब वायदा है वो जनता से यहाँ पर झारखंड में कर रही है। तो महिलाओं के लिए स्कीम्स पर ये है जो सरकार में होता है, क्योंकि उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पैसा वो डाल देते हैं तो एक एज जरूर उनको मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो है। बीजेपी ने भी कुछ योजनाएं की हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन भी एक महिलाओं में रहता है कि क्या सिर्फ वो एक योजना के तहत एक पार्टी के को वोट करें या फिर बाकी चीज़ों को भी देख करके किसी दूसरी पार्टी को चुने। पर ये इस तरह की स्कीम चुनाव में एक फैक्टर होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल विजय लक्ष्मी, मैया सम्मान योजना का कार्ड भी बीजेपी ने निकाल लिया है, लेकिन देखना होगा कि अब महिलाएं किसके साथ जाती हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि बीजेपी के साथ महिलाएं जाती हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि झारखंड की महिलाएं, झारखंड के तमाम लोग इस बार क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चंपई सोरेन अब बीजेपी के साथ है, कोल्हान रीजन में उनकी पकड़ मानी जाती है। इस पर कांग्रेस नेता अजय कुमार का कहना है कि चंपई सोरेन के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चुनाव में इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस शानदार रहेगा। सर, कैसा लग रहा है? आज तो इलेक्शन का दिन है। तो मुझे लगता है कि पूरी चारों तरफ से समर्थन मिल रहा है। लोग साइलेंट वोटर्स और कार्डर सब जगह आपने देखा होगा, कांग्रेस पूरी तरह से छाई हुई है। हमारी लड़ाई तो एक परिवार के खिलाफ है। भाजपा के बहुत सारे लोग भी वोट डाल रहे हैं, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे अनुरोध करूंगा कि सब निकल करके वोट डालें। और माहौल तो बहुत अच्छी है और इंडिया अलायंस भी कोल्हान में बहुत शानदार परफॉर्मेंस करेगी। बड़े बड़े लीडर्स के बहू, पत्नी, बेटा सब हारने की स्थिति में है। लेकिन इस बार क्योंकि चंपई सोरेन चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आपको लगता है कोल्हान रीजन जो आप लोगों ने स्वीप किया था पिछली बार 14 सीट्स के साथ, वो इंटैक्ट रहेगा या आपको लगता है सेंधमारी बीजेपी कर देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि क्या हुआ कि इनके घर में ही हम लोग इनको पानी पिला रहे हैं। जमशेदपुर पूर्वी ये पक्का रहेंगे, पश्चिम की स्थिति भी इनकी बहुत खराब है। चंपाई जी भी जो है ना मुश्किल से सांस ले रहे हैं, वहां पर माली जी जो है उनको पानी पिला रहे हैं। घाटशिला का तो रिपोर्ट तो एकदम उनके बेटे के खिलाफ है और अर्जुन मुंडा जी के पत्नी के खिलाफ है।
क्योंकि रघुवर दास जो गवर्नर भी हैं उड़ीसा के, उनकी बहू आपके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं और इस वजह से ये एक हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट हो गया है। कैसे आप देखते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, बेशक से उनकी बहू है, लेकिन एक वो तो रहता ही है उसमें, जब पूरा आपके साथ सिस्टम रहता है। एक बड़े नेता कद्दावर रघुवर दास रहे, मुख्यमंत्री भी रहे पूर्व राज्य के। तो रघुवर दास जी के परिवार के खिलाफ भी बहुत भाजपा के अंदर से पब्लिक के तो है ही। देखिए, किसी की बहू हमारी बेटी के बराबर है, तो उनके मेरा कोई उनसे लड़ाई ज्यादा नहीं है। हमारी लड़ाई तो सीधे उनके ससुर से है। वहीं झारखंड में जिन 43 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, इनमें मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। 2019 की अगर बात की जाए तो इन 43 सीटों में से जेवीएम को 17 सीटें, बीजेपी को 13 और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं जेवीएम को और 1 और निर्दलीय को 2 और इसके साथ साथ एनसीपी आरजेडी को भी 1-1 सीट मिली थी। झारखंड में इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव हो रहे हैं। इन मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठिए, लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद। ये वो तमाम मुद्दे हैं जो इस बार झारखंड में उठाए जा रहे हैं। रांची से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार महुआ माझी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंची। मतदान के बाद महुआ माझी ने चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत का दावा किया। देखिए, जनता का विश्वास है मेरे पे कि मैं जीत कर आऊंगी, तो उनके लिए इतना काम करूंगी जो पिछले करीब 30 साल के लगभग जो विधायक जी हैं यहाँ के, उन्हें मौका दिया था जनता ने, लेकिन नहीं किया। उन कार्यों को वो चाहते हैं कि मैं पूरा करूं, और मैंने कुछ समय में उनके साथ रहकर, उनके सुख दुख में साथ देकर उनके लिए जितना काम किया है, उससे मैंने विश्वास हासिल किया है जनता से, और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा, ऐसा विश्वास है। अब अगली खबर की बढ़ते हैं। यूपी हो या एमपी या फिर राजस्थान, बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। आसान शब्दों में कहें तो कोर्ट ने बुलडोजर की मनमानी पर ब्रेक लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है और यदि कोई अफसर या सरकार किसी भी व्यक्ति का मकान सिर्फ इस आधार पर गिरा देती है कि वो आरोपी है, तो ये कानून के शासन का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि कोई सरकार या अफसर जज नहीं बन सकते हैं। इस फैसले का बहुत ही बेचैनी से इंतजार था, क्योंकि इससे लाखों जिंदगियां मुतासिर हो रही थी। पूरे मुल्क का मामला था। सरकारों द्वारा जो है इस कानून को, जो राइट टू लाइफ है और जो राइट टू फॉलो द ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, इसको जो है रूल ऑफ लॉ के खिलाफ जो सरकारों ने रवैया अख्तियार किया था, खासतौर से मध्य प्रदेश की सरकार है, राजस्थान की सरकार है, यूपी की सरकार है, उत्तराखंड की सरकार है, असम है, गुजरात है, हर जगह पे ये एक तरह का वो चल पड़ा था कि अचानक उठे और रातों रात जो है डिमोलिशन कर दिया। इसको रोकना बहुत जरूरी था। इस फैसले में जितनी तफसील के साथ और सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, हमें उम्मीद है कि इससे ये जो है रुकेगा। रूल ऑफ लॉ सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अदालत की खुद अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर आप रूल ऑफ लॉ को नहीं फॉलो करेंगे। उसके अंदर जो है सजा देने का हक सिर्फ अदालतों को है, जुडिशरी को है। जो हमारा एग्जीक्यूटिव है उसको सजा देने का हक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन पर अबू आजमी ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। देख रहा हूं पिछले कितने सालों से जबरदस्ती लोगों के घर तोड़े जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले का मैं बहुत ही उसका स्वागत करता हूं, और कम से कम इस वक्त ये फैसला आया, कम से कम उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग या भारत में जहां जहां ये चीजें चल रही हैं उसको एक राहत की सांस लेंगे वो लोग। मेरा ये कहना है कि जितने घर इन्होंने तोड़े हैं उन सब का हर्जाना सरकार से लेना चाहिए। सबका पैसा दो कि बेचारे लोग, गरीब लोगों का घर तोड़ना इस तरह से, और उन्होंने गुंडागर्दी किया है या नहीं किया है, क्राइम में है या नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगा। सरकार कैसे फैसला कर सकती है? बहुत सख्त इस पे जो है होना चाहिए फैसला, और जितने भी उन्होंने तोड़े हैं घर ना, उन सब घरों का पैसा सरकार से भरवाना चाहिए, और उन अफसरों को जिन्होंने मनमानी किया है उन सबको सस्पेंड करके जेल भेजना चाहिए। एक ने अगर गलती किया तो घर कैसे तोड़ सकता है? एक ने गलती किया, क्या केस प्रूव हो गया, सब कुछ हो गया? एक ने गलती किया, पूरे फैमिली को उसका वो जो है भुगतान करना पड़ता है। मैं समझता हूँ गलती अगर किसी ने किया तो उसका कोर्ट का पूरा वो होना चाहिए, और कोर्ट से ऑर्डर लेना चाहिए कि आप इसका हम घर गिराएंगे। आप उसमें एक प्रोविजन बढ़ा दीजिए ना कि इसको सजा इतने साल की प्लस इसका घर डिमोलिशन।